हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे। तो फिर आज हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। जैसे कि हमने पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ लिया है, तो विदाउट दिस चैप्टर जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम चलते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। अब जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, अगर सिंपली हम देखें तो यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो प्रॉपरली फंक्शन जो है वो नॉर्मल कर रहे हो, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी हो और नॉर्मल फंक्शन करे। सिंपली तो इसका मतलब इतना ही है, लेकिन सिर्फ इतना सा मतलब नहीं होता है। अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसका मतलब होता है कि टोटली वेलबींग हो इन ऑल एस्पेक्ट, जैसे कि रिप्रोडक्शन के सभी एस्पेक्ट में, जैसे कि फिजिकली भी ठीक होने चाहिए, इमोशनली भी, बिहेवियरल भी एंड सोशल भी। ठीक है, तो अगर ये सब चीजें फिट है, मतलब सही है, इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। ठीक है, देयरफॉर ए सोसाइटी विद पीपल, अगर एक सोसाइटी है उसमें पीपल है वो फिजिकली फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रखते हैं एंड नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरेक्शन उनके बीच में है। ठीक है, इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट might be called reproductively healthy, तो यानी कि वो जो सोसाइटी है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होगी। ठीक है, नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजी। तो हमारा जो इंडिया है वो फर्स्ट कंट्री है इन वर्ल्ड में जिसने इनिशिएट किए कुछ प्रोग्राम्स नेशनल लेवल पे टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, जैसे कि सोशल गोल की तरह। तो जैसे कि ये है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग एक प्रोग्राम है जो कि इनिशिएट हुआ इन 1951 में, एंड improve program covering wider reproduction related areas currently in operation, जैसे कि reproductive and child health care प्रोग्राम जो है ये भी मतलब एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग जो है वो इनिशिएटेड हुआ था, कब इनिशिएट हुआ 1951 में। एंड ये दूसरे वाला रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसमें जो कि इसका मेन पर्पस क्या रहता है, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट। ठीक है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना। एंड सेकंड है प्रोवाइडिंग फैसिलिटी एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, और दूसरा है कि सपोर्ट करना और फैसिलिटी प्रोवाइड करना ताकि एक सोसाइटी जो है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बन सके, है ना। तो ये टास्क थे इस प्रोग्राम के। नेक्स्ट, जैसे कि ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया के थ्रू और एनजीओ वगैरह जो है उन्होंने भी कुछ स्टेप्स जो है लिए लोगों में अवेयरनेस इससे रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट के लिए, कि लोगों को पता लगे चीज़ें। और यहाँ तक कि जो पेरेंट्स हैं और क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स, फ्रेंड, उनका भी काफ़ी मेजर रोल है ये इंफॉर्मेशन जो है बच्चों को बताने में। एंड सेक्स एजुकेशन स्कूल में जो है इंट्रोड्यूस करनी चाहिए और राइट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए यंग वंस को, ताकि वो जो है मिथ्स में बिलीव ना करे और मिसकंसेप्शन में जो है ये ना सोचे कि गलत चीजें नहीं सोचे, जो रियल चीजें हैं उन्हें वो पता होनी चाहिए, प्रॉपर उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। ठीक है, उनको एडोलसेंस एंड चेंजेस जो होते हैं इसके बाद क्या चेंज होंगे और क्या हाइजीनिक प्रैक्टिस होती है, एंड उन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में पता होना चाहिए, ताकि जो है उनको आने वाले टाइम में जो है उनकी जो रिप्रोडक्टिवली लाइफ जो है वो हेल्दी रहे। ठीक है, अगर चीज़ों की प्रॉपर नॉलेज होंगी तो वो अपने आप को भी बचा कर रखेंगे, जैसे एसटीडी जो है इनसे बचा के रखेंगे, वो अनहाइजीनिक तरीके से कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल, और फर्टाइल कपल को भी जैसे कि मेरिजेबल एज ग्रुप वाले जो होते हैं बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में उनको पता हो, उन्हें कैसे प्रेग्नेंट मदर की केयर करनी है, कैसे पोस्टनेटल केयर करनी है, तो और ब्रीस्ट फीडिंग का इम्पोर्टेंस, और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए मेल और फीमेल चाइल्ड को, एक्सेट्रा।
ठीक है। तो इन सब से जो है हेल्दी फैमिली जो है डिजायर साइज की फैमिली हम बना सकते हैं अगर लोगों को नॉलेज हो कैसे मेंटेन रखा जाए, कैसे हाइजीन रखी जाए, कैसे बीमारियों से बचा जाए, इन सब चीजों से। तो अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल इविल लाइक सेक्स एब्यूज, अगर मतलब क्या होगा, अवेयरनेस होनी चाहिए प्रॉब्लम के बारे में, उन्हें पता हो, क्योंकि अनकंट्रोल ग्रोथ अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी इतनी ज्यादा अनकंट्रोल तो इसकी वजह से क्या होगा। और ये वाली चीज दूसरी सोशल इविल जैसे कि सेक्स एब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, तो ये जो है इनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए ताकि वो नेसेसरी स्टेप्स लें इनसे बचने के लिए, और ताकि एक सोशली रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी बन सके ना। अब देखते हैं अमीनोसेंटेसिस के बारे में। तो जो अमीनोसेंटेसिस है वो एक प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक होती है, ठीक है, यानी कि जो प्रेगनेंसी के टाइम परफॉर्म की जाती है। इस टेक्निक से जो है एक स्मॉल अमाउंट एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो जो डेवलपिंग फीटस है उसके चारों तरफ जो फ्लूइड रहता है वो फ्लूइड लेते हैं थोड़ा सा एक निडल से, एंड उस फ्लूइड के अंदर फीटल कुछ सेल मिल जाती है, कुछ बायोकेमिकल सब्सटेंस मिल जाता है, और जिससे जो है फीटल उन सेल को कल्चर करके लेबोरेटरी में देखते हैं और इसे डिटेक्ट करते हैं जेनेटिक और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, और यहाँ तक ये भी पता कर लेते हैं कि वो सरवाइव करेगा या नहीं करेगा, वो हेल्दी होगा या नहीं होगा जो फीटस डेवलप कर रहा है। तो जो एमनियोसेंटेसिस है वो मिसयूज भी किया जाता है, लोग उसको मिसयूज भी कर लेते थे सेक्स डिटर्मिनेशन में, ताकि अगर वो फीमेल है तो उसको मार देते थे, फीमेल फ्यूटिसाइड जिसे बोला है, ठीक है। तो अगर वो डेवलपिंग फीटस फीमेल होता था तो लोग उसको अवॉर्ड करा देते थे। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एमनियोसेंटेसिस होता क्या है, इसमें क्या यूज किया जाता है। ये फ्लूइड लेते हैं और इससे पता चलाते हैं कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए, और इसका मिसयूज, ठीक है। तो फिर statutory ban has been imposed on its use for sex determination under law। तो इसका जो है इसको बैन किया गया, ठीक है, कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। तो इसका एम यही था कि फीमेल फेटिसाइड को बचाया जाए और मेंटेन की जाए हेल्दी सेक्स रेशियो, ताकि मेल और फीमेल जो है वो उनका रेशियो मेंटेन रहे। अगर फीमेल को आप मारते रहोगे, उसे पैदा नहीं होने दोगे, तो क्या होगा, सोसाइटी में एक टाइम पे ये होगा कि मेल ज्यादा होंगे और फीमेल कम होगी, लेकिन इस तरह से तो सेक्स रेशियो मेंटेन नहीं रहेगा। तो मेंटेन, अब इससे एक तो मतलब मतलब बराबर जीने का हक है ना लड़की को भी, और एक तरीके से एक हेल्दी सोसाइटी के लिए रेशियो भी मेंटेन होना जरूरी है। और सिर्फ ये क्यों है कि भाई एक लड़की को मारा जाएगा, उसको भी जीने का हक है। तो अगर देखा जाए इमोशनली भी, और वैसे भी अगर देखा जाए, अगर इमोशनली ना सोचे तो एक तरीके से सेक्स रेशियो को मेंटेन करने के लिए भी ये जरूरी है, ठीक है। तो along with government program like massive child immunization promote reproductive and child health, तो फिर साथ ही साथ इम्यूनाइजेशन भी, जो बच्चों को पोलियो की दवाई, और इस तरह से बोला जाता है कि कुछ वैक्सीन, कुछ इंजेक्शन भी लगवाए जाते हैं, कुछ पिलाया भी जाता है। तो वो ये सब इसीलिए है कि अ, वो जो बच्चे हैं वो हेल्दी रहे, है ना, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे सहेली के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। जो सहेली है वो क्या है, नॉन स्टेरॉइडल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है, ठीक है। आपको पहले ही पता चाहिए ये नॉन स्टेरॉइडल है, एंड ये CDRI के थ्रू, मतलब CDRI लखनऊ जो है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने डेवलप की थी, वहाँ के साइंटिस्ट ने। एंड ये 1 वीक ली जाती है, ये ज़्यादा कन्वीनियंट बनाती है क्योंकि डेली नहीं लेनी पड़ती है इसको, और फीमेल कंट्रासेप्शन के लिए इसको यूज करते हैं। और ये क्या करेगा, इनिबिट करेगा इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसका इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। और इसके साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं, क्योंकि स्टेरॉइडल जो कंट्रासेप्टिव होते हैं उनके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, इसके कम होते हैं। तो इट इज इंक्लूड इन इंडिया फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम ड्यू टू सेफ्टी एंड अफोर्डेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि अफोर्डेबल है, सेफ है, इसलिए ये इंडिया फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। अब देखो लास्ट सेंचुरी में ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो यानी कि कुछ
टाइम पहले तो ऐसा नहीं था, मतलब अगर देखा जाए तो एक टाइम पे तो भुखमरी होती थी, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद और बहुत चेंजेस आने के बाद मतलब खाना जो है वो प्रॉपर लोगों को मिलने लगा, और तो इस और काफी हद तक जो है लाइफ की क्वालिटी भी मतलब प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम भी बन गए हैं। तो इस तरह से जो है क्वालिटी जो थी लाइफ की वो इम्प्रूव हुई, और इस तरह से लोग जो है देखो इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी अलोंग विद बेटर लिविंग कंडीशन। ठीक है, तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 2 बिलियन थी, मतलब यानी कि 2000 मिलियन थी इन 1900, और वो 6 बिलियन चली गई बाई 2000, यानी कि सन 2000 में 6 बिलियन पे चली गई जो 2 बिलियन थी, एंड 2011 में वो 7.2 बिलियन हो गई। और ऐसा ही ट्रेंड हमारे इंडिया में था कि पॉपुलेशन पहले कितनी थी, 350 मिलियन थी। ठीक है, जब इंडिपेंडेंट हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, देश आजाद होने के टाइम पे, और इसके बाद ये जो है बाई 2000 कितनी हो गई, 1.2 बिलियन हो गई, मतलब कितनी हो गई इन काफी हद तक बढ़ गई, और इसके बाद जो है 1.2 बिलियन हो गई इन मई 2011 में। तो अब क्या हुआ, क्योंकि अब जो है डेथ रेट कम होने की वजह से, मैटरनल मोर्टिलिटी होने की वजह से कम होने की वजह से, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम होने की वजह से जो है और साथ ही साथ अब देखो पहले ये था कि प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम नहीं थे, खाने को प्रॉपर नहीं मिलता था, चीजें वो सब चीज अगर फेवरेबल हो जाती है तो क्या होगा, अगर प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम होगा तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट भी कम हो गई, यानी कि ठीक है माँ को बचाया जाने लगा, ऐसे इन्फेंट की मोर्टिलिटी रेट भी कम हो गई, वो भी जिंदा रहने लगे ज्यादा, तो इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ेगी, और ऐसे ही जब वो बच्चे जिंदा रहेंगे तो रिप्रोड्यूसिबल एज भी जो है उसके पीपल भी बढ़ेंगे, और इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो जैसे कि हमारा और रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो जो ये चाइल्ड है मतलब रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम था, चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, इसने मतलब पॉपुलेशन रेट को थोड़ा जो है थोड़ा सा घटाने में हेल्प की, जैसे कि 2000 में कैंसर रिपोर्ट जो थी रेट जो है वो लेस देन 2% थी। ठीक है, रेट एट विच पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रेपिडली। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है 20 per 1000 per ईयर, इतनी रेट थी, ठीक है, जिसपे ये इंक्रीज हो रही थी। अब जो इस 2011 में जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%। तो मतलब आरसीएच प्रोग्राम के थ्रू थोड़ी इन्होंने बोला कि थोड़ा जो रेट था ये इन्होंने को थोड़ा सा डाउन पे लेके गए। ठीक है, तो अब देखो पॉपुलेशन को जो है दिक्कत क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है अगर ज्यादा हो गई तो उसकी वजह से जो है बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि फूड है, शेल्टर है, क्लोथिंग है, सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान जो है बेसिक जो सबसे जरूरी चीजें हैं उनकी भी कमी पड़ जाएगी अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ सीरियस मेजर्स लिए ताकि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है थोड़ी कम की जाए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप यहाँ पे था टू प्रोमोट स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, ताकि छोटी फैमिली को प्रमोट किया जाए, एंड देन डन बाय मोटिवेटिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो यहाँ पर जो है पीपल को मोटिवेट किया गया कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करें, और मीडिया ने एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ पे दिया, पोस्टर्स वगैरह भी लगवाए गए थे, हम दो हमारे दो के। और कुछ यंग अर्बन जो वर्किंग कपल्स होते हैं उन्होंने तो सिर्फ वन चाइल्ड नॉर्म को एडॉप्ट किया कि सिर्फ एक बच्चा होगा और उसी का ध्यान रखेंगे, और साथ ही साथ जो एज थी ना वो भी थोड़ी सी रेज की गई, पहले लोग थोड़ा कम एज में शादी कर देते थे, अब जो फीमेल थी उनमें 18 ईयर्स और मेल में 21 ईयर्स। ठीक है, और फिर यही है कि मतलब इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किया जाता है कि कपल जो है वो स्मॉल फैमिली रखे ताकि पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो इस तरह से जो है गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो कम रखी जाए। ठीक है, इसके बाद अब चलते हैं, क्योंकि कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बात आई थी तो कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। कंट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं, और सबसे मतलब वही मेथड यानी कि जो
प्रेगनेंसी ना होने दें, मतलब एक तरीके से प्रेगनेंसी को रोक रहे हैं। तो आइडियल कंट्रासेप्टिव जो होता है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, फ्रेंडली उसको यूज कर सकते हैं, और उसका साइड इफेक्ट कम से कम होना चाहिए या हो ही नहीं चाहिए, और इफेक्टिव होनी चाहिए एंड रिवर्सिबल भी होना चाहिए, और शुड नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल डिजायर और एक्ट्स। तो हम देखेंगे कंट्रासेप्टिव मेथड को, जैसे कि एक आएगा नेचुरल मेथड, फिर बैरियर मेथड आएगा, है ना। फिर आईयूडी, इसके अलावा जो है कुछ सर्जरिकल आएंगे, सर्जिकल, ठीक। इसके अलावा और भी रहते हैं जिसमें प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन वगैरह जो है उनको या तो खाया जाता है या फिर इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है। तो हम आगे देखने वाले हैं, जैसे कि नेचुरल मेथड है। तो नेचुरल मेथड जो होता है, इसका प्रिंसिपल यही होता है कि इसमें क्या करना है कि अवॉइड करना है चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। स्पर्म और ओवम को ना मिलने नहीं देना है, प्रिंसिपल यही होता है, ठीक है। तो यानी कि उनका मिलने के चांस को खत्म करना है एक तरीके से। एक टाइम होता है जिस टाइम पे ओवम होना चाहिए, और तो उस टाइम अगर नहीं जाए स्पर्म, उनकी मीटिंग नहीं हो पाएगी, तो ये इसी के बेसिस पर है। तो प्रिंसिपल इसका यही होता है। तो पीरियडिक एब्सटिनेंस इज वन such method in which couple avoid or abstain from coitus from 10 to 17 days of menstrual cycle। तो इसमें क्या होता है, देखो, जो ओवोल्यूशन होता है वो 14 डेज में होता है ना। तो 14 से पहले और 14 के कुछ बाद, है ना, यहाँ पे फोलिकुलर फेज होती है, जो फोलिकुलर फेज जब डेवलप होता है यहाँ पे, और इसके बाद ल्यूटियल शुरू होती है। तो और ये ओवोल्यूशन होता है यहाँ पर। तो 10 to 17 डेज इसमें ना चांसेस होते हैं कि भाई ओवम कभी भी रिलीज हो सकता है ना। तो इसको इसलिए इस टाइम जो है कपल कोइटस जो है उसको मतलब अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि ना वो उस टाइम पे ना मिले, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि क्या होता है, व्हेन ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड एज, तो अगर ओवुलेशन होगा, ठीक है, और स्पर्म वहां पे चला गया तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो फर्टिलाइजेशन ना हो इसलिए इस टाइम जो कपल है वो नहीं मिलते हैं। एंड इस और जो ये पीरियड होता है, क्योंकि इसमें चांस होता है काफी ज्यादा ओवुलेशन का और फर्टिलाइजेशन का काफी ज्यादा चांस रहता है, इसलिए इस पीरियड को बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। देयरफॉर बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम कॉइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। तो कंसेप्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर इस टाइम पे जो है कोइटस ना करे, और इसके अलावा जो टाइम है उसमें जो है मेल फीमेल कोइटस कर सकते हैं, ठीक है। देन सेकंड मेथड है विथड्रॉल मेथड, या फिर कोइटस इंटरप्टस भी बोलते हैं। यानी कि इस मेथड में क्या होता है, जो मेल पार्टनर होता है ना वो अपनी पेनिस विथड्रॉ कर लेता है जस्ट बिफोर इजेकुलेशन। जैसे ही लगता है कि भाई इनसे मतलब जैसे ही लगता है कि सेमेन रिलीज होने वाले हैं, तो उस टाइम पे जो है मेल जो है अपनी पेनिस विथड्रॉ कर लेगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, जो स्पर्म जो है वो वजाइना में नहीं जाएंगे, वो तो मतलब वही है कि मतलब ओवम स्पर्म को मिलने नहीं देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर थर्ड है लैक्टेशनल एमनोरेहा, जिसमें यानी कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो ये मेथड जो होता है इसमें क्या होता है, ओवोल्यूशन के मतलब बेस्ड पर रहता है। जैसे कि जब क्या होता है, जब लगता है कि भाई आफ्टर जो पार्टुरेशन लैक्टेशन पीरियड होता है उस टाइम काफी लंबे टाइम तक जो हो ओवोल्यूशन नहीं होता है ना। तो ओवोल्यूशन देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्टेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्टुरेशन। लैक्टेशन मतलब पार्टुरेशन के बाद जो लैक्टेशन पीरियड होता है उसमें। तो जब तक मतलब क्या होगा, मदर फीड कराती रहेगी फुल्ली अपने बच्चे को, तो कंसेप्शन के चांस जो होंगे वो नील होंगे। लेकिन ये मेथड जो है वो इफेक्टिव रहता है ज्यादातर कब तक, 6 मंथ तक रहता है पार्टुरेशन के बाद। अब देखो यहाँ पर कोई मेडिसिन यूज नहीं हो रही है इन मेथड्स में, डिवाइस यूज नहीं हो रहा है कोई, तो इसलिए इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना, साइड इफेक्ट नील है। लेकिन चांस ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि दिस मेथड मतलब क्योंकि अब इस मेथड में कुछ ऐसा फिक्स तो नहीं है ना। अगर थोड़ा सा भी जो है पीरियड्स इरेगुलर हो गए, ओवुलेशन जब सोचा कि भाई ये वाली डेट होगी तो वो आगे पीछे हो गई थोड़ी सी तो यहाँ पर जो है इसके फेलियर के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम बैरियर मेथड पे। बैरियर मेथड में यानी कि यहाँ भी एक तरीके से प्रिंसिपल क्या है कि फिजिकली जो है
स्पर्म और ओवम को मिलने नहीं दिया जाता है ना, यहाँ पे फिजिकली कोई चीज उनके बीच में कोई एक दीवार बना दी जाए जिससे वो मिल नहीं पाए। तो इस मेथड इस ये जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रेजेंट होता है। जैसे कि कॉन्डम जो है वो बैरियर है और थिन रबर का या लेटेक्स का बना होता है, एंड वो पेनिस मेल में पेनिस को कवर करता है और फीमेल वेजाइना या सर्विक्स को कवर करता है। तो जस्ट बिफोर कोइटस जो है कपल्स इसको यूज करते हैं ताकि जो इजेकुलेटेड सेमेन है ना वो जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ना जा सके। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये कंसेप्शन को रोकता है। एंड ये जो है देखो निरोध जो है इसका एग्जाम्पल है, ये पॉपुलर ब्रांड है ठीक है कॉन्डम का। तो वो भी किसने, मेल में। यूज फॉर कॉन्डम हैज इंक्रीज, और ये जो है रिसेंट ईयर में इसका यूज काफी बढ़ा है, क्योंकि इसके साथ साथ देखो एक तो ये कंसेप्शन तो होने ही नहीं दे रहा, इसके साथ साथ जो है ये STI जो होती है, सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि एड्स वगैरह, इनको इनसे भी प्रोटेक्ट करता है। अगर एक पार्टनर को कोई बीमारी है ऐसी, तो अगर उनमें से कोई जो है कॉन्डम को यूज कर रहा है तो वो दूसरे के अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, तो बोथ दी मेल एंड फीमेल कॉन्डम आर डिस्पोजेबल, और ये डिस्पोजेबल भी होती है और खुद से इनको यूज कर सकते हैं, और इस तरह से यूजर को ये प्राइवेसी भी दे रहा है। तो यहाँ पर देखो ये NCERT में दिया भी है मेल कॉन्डम एंड दिस इज द फीमेल कॉन्डम। फिर आते हैं डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और बोल्ट्स, ये भी बैरियर मेथड में ही आते हैं। ये रबर से बने होते हैं और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो होते हैं इंसर्ट किए जाते हैं, है ना, कोइटस के दौरान जो कि सर्विक्स को कवर कर लेंगे। और ये इनका काम भी वही होता है कि ये एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं सर्विक्स से, और लेकिन ये रियूजेबल होते हैं, जबकि ये डिस्पोजेबल है। इनको मतलब एक बार यूज किया और इनको फेंकना होगा, डिस्पोजेबल है, एंड ये रियूजेबल है। ठीक है, और ये फीमेल के लिए है और वो दोनों के लिए यूज होता है। फिर स्पर्मिसाइडल क्रीम्स और जेली और फोम्स वगैरह भी जो है इनके साथ यूज की जाती है ताकि कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशियंसी को बढ़ा सके। नेक्स्ट चलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो नेचुरल मेथड हो गया, उसके बाद बैरियर मेथड हो गया, थर्ड मेथड है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ये जो डिवाइस होता है ना, ये डॉक्टर्स के थ्रू, डॉक्टर एक्सपर्ट नर्स जो है वो यूट्रस में इंसर्ट करते हैं, वेजाइना के थ्रू इसे ले जाएंगे और यूट्रस में लगा देंगे। इनमें इनके एग्जांपल आपको पता होना चाहिए इंट्रा यूटेराइन डिवाइस में, जैसे कि आजकल क्या अवेलेबल है, नॉन मेडिकेटेड IUD, जैसे लिपेज लूप है, ये नॉन मेडिकेटेड है। फिर इसके अलावा दूसरी होती है कॉपर रिलीजिंग IUD। कॉपर रिलीजिंग में कौन बनाती है, कॉपर T, CU7, मल्टीलोड 375। इसके अलावा हार्मोन रिलीजिंग IUD होती है जिसमें प्रोजेस्टेट और LNG-20 आता है। ठीक है, तो आपको इनके एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए। यहाँ पे देखो ये NCERT में दिया भी है, कॉपर T का पिक दिया है उन्होंने। ये ऐसा होता है, T शेप का होता है, इसलिए इसको कॉपर T बोला है। ठीक है, IUD जो होती है ना, ये क्या करती है, ये फेगोसाइटोसिस कराती है स्पर्म की। ठीक है, इंक्रीज फेगोसाइटोसिस। अगर स्पर्म को कोई खा जाएगा तो स्पर्म जो है वो बचेंगे नहीं, वो अब ओवम के साथ फ्यूज कैसे करेंगे, उन्हें तो मार दिया गया, उन्हें खा लिया गया। तो यूट्रस के अंदर उनकी फेगोसाइटोसिस करा देंगी, और जो कॉपर आयन जो है रिलीज करेगा कॉपर T, वो स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देगा। स्पर्म जैसे चल रहा था, मूव कर रहा था, वो धीरे धीरे चलेगा, और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी उसकी घट जाएगी। तो जब वो ढंग से मूव नहीं करेगा, और पता है कि फर्टिलाइजेशन के मोटिलिटी बहुत मायने रखती है। ठीक है, फिर जो हार्मोन रिलीजिंग होती है वो क्या करती हैं, यूट्रस को अनसूटेबल बना देती है इम्प्लांटेशन के लिए, और सर्विक्स जो होती है हॉस्टाइल करती है स्पर्म को। ठीक है, देन इसके बाद जो है IUD जो होती है वो आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है फीमेल्स के लिए। ठीक है, ये फीमेल्स के लिए है। ठीक है, ये भी याद रखना है। जो फीमेल जो है प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती है या अपने बच्चों के बीच में गैप रखना चाहती है, तो वो फीमेल इसको यूज करती है। ठीक है, और ये काफी एक्सेप्टेड मेथड है इंडिया में। नेक्स्ट चलते हैं हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन मेथड पर। तो हमारे 3 मेथड हो गए हैं, फोर्थ है जिसमें यानी कि ओरली कुछ पिल्स वगैरह हैं उनको फीमेल खाती है। तो इसमें प्रोजेस्ट्रोजन भी होते हैं, या प्रोजेस्ट्रोजन विद एस्ट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन भी होता है। ठीक है, ये कंट्रासेप्टिव मेथड जो है ये मतलब इसमें है पिल्स ली जाती है, स्मॉल डोजेस ली जाती है। तो ये टेबलेट्स की फॉर्म में होती है, इसीलिए इनको पिल्स भी कहते हैं। और पिल्स जो होती है इसमें ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था, इसमें पूछा था कि भाई ये पिल्स लेने का टाइमिंग क्या रहता है। तो पिल्स जो है उनको 21 डेज
डेली जो लेते हैं 21 डेज तक, स्टार्टिंग विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो फर्स्ट 5 डेज होते हैं उनके अंदर अंदर इनको शुरू करना होता है, फिर 21 डेज तक लेना होता है। तो जब फिर 7 डेज का गैप लेके ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर, तो फिर इनको दोबारा रिपीट करते हैं। तो जब मेंस्ट्रुएशन होती है उस टाइम पे फिर ये 7 डे का गैप देकर फिर दोबारा से लेती है फीमेल इसको, है ना, सेम पैटर्न में, अगर उसको फिर से कंसेप्शन को उससे प्रिवेंट करना है। अब इनका काम क्या होता है, ये ओवोल्यूशन को इनहिबिट करती है और इम्प्लांटेशन को भी साथ ही साथ। अब देखो यहाँ पे प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो ये एक तरीके से जो LH होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसको एक तरीके से सप्रेस कर रहे हैं। अगर LH सर्च नहीं होगा तो ओवोल्यूशन नहीं होगा, है ना, और ओवोल्यूशन नहीं होगा, फिर यहाँ पे इम्प्लांटेशन को भी ये रोक रही है। और साथ ही साथ जो सर्वाइकल म्यूकस होती है ना, उसकी क्वालिटी को भी ये ना चेंज कर देती है, ताकि जो म्यूकस है अगर वो जो ज्यादा थिक सा हो जाएगा तो इसको अंदर नहीं जा पाएगा, उसमें अटक जाएगा, यानी कि उसकी एंट्री को क्या करेंगी, रिटार्ड कर देंगी। ठीक। और पिल्स जो होती है वो इफेक्टिव होती है कम साइड इफेक्ट्स के साथ, और इसीलिए एक्सेप्टेड की गई, फीमेल्स ने इसको काफी यूज किया। जो सहेली है वो ओरल कंट्रासेप्टिव है, ठीक है, इसके बारे में हमने पीछे भी देखा, और ये नॉन स्टेरॉइडल है, ठीक, 1 से वीक ली जाती है और इसके फ्यू साइड इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं इंजेक्टेबल जो होते हैं, ठीक है, इसमें इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स जो होते हैं वो स्किन में लगाए जाते हैं। प्रोजेस्टेरोन लोग यहाँ पे भी ऐसे ही है, या फिर कॉम्बिनेशन में फीमेल्स यूज करती है। वहां पे तो एक तो मतलब पिल्स वाला हो गया, मेडिसिन ले रहे हैं, दूसरे में इंजेक्शन या इम्प्लांट्स यूज कराते हैं जो स्किन में लगाया जाता है। देखो इम्प्लांट्स यहाँ पे दिखाया है, ये स्किन में लगाया जाए इम्प्लांट्स। तो ये क्या करते हैं, बिल्कुल पिल्स की तरह ही काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका इफेक्ट जो होता है वो मतलब लंबे टाइम तक का रहता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन का, और IUD विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस। अगर 72 आवर्स के अंदर अंदर कोइटस के इनको अगर यूज किया जाए, हैव बीन फाउंड वेरी इफेक्टिव। इमरजेंसी में जो है ये काफी इफेक्टिव मिले, है ना। तो ये अवॉइड यूज किए जाते हैं ताकि पॉसिबल प्रेगनेंसी जो कि किसी रेप या कोजल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में अगर कोई प्रेगनेंसी हो सकती है, तो उससे ये अगर विद इन 72 आवर्स ये किया जाए तो मतलब वो प्रोटेक्ट कर सकता है, फिर प्रेग्नेंट नहीं होंगे, है ना। नेक्स्ट चलते हैं सर्जिकल मेथड पर, ठीक है। सर्जिकल मेथड होता है, इसको स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं, एंड जनरली एडवाइज फॉर मेल और फीमेल। ये जो है मेल और फीमेल दोनों में कराया जा सकता है, ठीक है। ये क्या होगा, टर्मिनल, एज ए टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। इसके बाद जो है कोई और प्रेगनेंसी आगे नहीं होगी। जो पीछे हम जितने भी देख रहे थे वो सब टेम्परेरी मेथड थे, एक टाइम ड्यूरेशन था उनका कि ये अब यूज किया तो मतलब अभी की नहीं हो पाएगी एक तरीके से। लेकिन इसमें है कि जब करा लिया उसके बाद से आगे तक, यानी कि ये एक तरीके से परमानेंट मेथड होता है, आगे तक प्रेगनेंसी को रोकने वाला मेथड, ठीक है। तो सर्जिकल जो होता है इसमें क्या होता है, गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट ही नहीं होने देंगे। एक तरीके से एक जगह से अगर जैसे टेस्टिस से गैमेट्स आ रहे हैं वस डिफरेंसिया के थ्रू बाहर निकलेंगे वो, अगर वस डिफरेंस में थोड़ा कट लग के उसे मोड़ दिया तो वो बाहर ही नहीं आएंगे, यूरिथ्रा तक पहुंच ही कहाँ पाएंगे वो। जब वो यूरिथ्रा तक ही नहीं पहुंच पाएंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं जा पाएंगे। उसी तरह फीमेल में ओवरी में बना मतलब ओवुलेशन हो गया, देन वो ओविडक्ट में अगर कहीं कट लगा के उसे मोड़ दिया जाए तो वो मतलब आगे तो आ ही नहीं पाएगा, बंद कर दिया, यानी कि फिर क्या होगा, ऐसे ही मेल गैमेट्स भी नहीं जा पा रहा, ऐसे फीमेल गैमेट्स भी नहीं जा पा रहा, उनमें से एक का भी कर दिया तो इफ फीमेल फीमेल में करा दिया या फिर मेल में करा दिया, एक में भी हो जाए तो ये काम करेगा। जो सर्जिकल मेथड होता है ये बहुत इफेक्टिव रहता है, ठीक है, एंड ये एनी मोर आगे की प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगा। तो अब देखो स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर जो होता है मेल में हम इसको वेसेक्टोमी बोलते हैं, किस लिए, क्योंकि वस डिफरेंस में कट लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड दूसरा जो होता है फीमेल में ट्यूबेक्टोमी, क्योंकि जो फिलोपियन ट्यूब होती है उसके स्मॉल पार्ट को जो है टाइड अप रिमूव करते हैं और टाइड अप करते हैं। तो वेसेक्टोमी में क्या होगा, स्मॉल पार्ट ऑफ वेस्ट डिफरेंस इज रिमूव या फिर टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसिजन ऑन स्क्रोटम, स्क्रोटम में एक थोड़ा इंसिजन बना के और फिर ये टाइड अप करेंगे। और ऐसे ही फीमेल में जो है फिलोपियन ट्यूब में ऐसा करेंगे, या तो थोड़ा रिमूव कर देंगे या फिर उसे थोड़ा मोड़ देंगे, ठीक है, किसके थ्रू, एब्डोमेन में या थ्रू वेजाइना, स्मॉल इंसिजन बनाएंगे और उसके थ्रू यहाँ पे थोड़ा फिलोपियन ट्यूब को पकड़ा, मोड़ दिया या फिर उसको रिमूव कर दिया। तो ये टेक्निक होती है, ये बहुत इफेक्टिव होती है।
लेकिन ये रिवर्सिबिलिटी जो है इसकी पुअर है। अगर कोई कपल चाहता है कि भाई उनको वो रिवर्स कर सके, उन्हें फिर से कोई बेबी की जरूरत है, तो ये बहुत मुश्किल, मतलब रिवर्सिबल इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के स्ट्रक्चर। तो वेसेक्टोमी में यहाँ पे देखो वैसे डिफरेंसिया को टाइट कर दिया एंड कट कर दिया है ना। यहाँ पे फिलोपियन ट्यूब देख सकते हैं आप, है ना। तो ये सर्जिकल मेथड है। इसके बाद देखते हैं, अब जो यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव है इसका थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है कि कपल्स को ऐसे ही नहीं कुछ भी सोचकर कुछ भी यूज कर लिया, कुछ भी खा लिया। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो अंडर गाइडेंस ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल, तो यानी कि डॉक्टर से सलाह लिए बिना मतलब यूज नहीं करना चाहिए, लोगों सलाह लेनी चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव नॉट रिक्वायर्ड रेगुलरली, और ऐसा भी नहीं है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इसकी जरूरत रेगुलर हो। ठीक है, और एक तरीके से नेचुरल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के तो अगेंस्ट ही हो रहा है ना। और पीपल जो है उनको वो कंट्रासेप्टिव यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, और प्रेगनेंसी को डिले कर रहे हैं या उनके बीच में स्पेस लाने के लिए, है ना। तो कंट्रासेप्टिव जो है उसका सिग्निफिकेंट रोल क्या रहा है कंट्रोल करने में। जैसे कि हम देख रहे थे कि पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज्यादा बढ़ी, लेकिन जो ये कंट्रासेप्टिव आए इनकी वजह से जो है जो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी उसमें काफी इनका जो है महत्वपूर्ण रोल है। ऐसे क्योंकि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है वो नहीं हो रही है, प्रेगनेंसी को डिले कर सकते हैं, है ना। फिर साथ ही साथ इनकी कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसे कि वोमिटिंग जैसा लगना, जो एब्डोमिनल पेन, मतलब एब्डोमिनल पेन हो रहा है, और या फिर ब्लीडिंग वगैरह, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, यहाँ तक कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी हो सकता है। तो साइड इफेक्ट जो है वो कॉमन तो नहीं है और सीवियर तो नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, है ना। और फिर अगर कोई दिखता है तो फिर डॉक्टर से बात करनी चाहिए इससे रिलेटेड। फिर आते हैं हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पर। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन से ही पता चल रहा है कि यानी कि प्रेगनेंसी को खत्म किया जा रहा है। तो MTP शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी, और इसे बोलते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन, यानी कि इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। तो यानी कि पहले से ही जब तक वो बना नहीं है बेबी पूरा, तो उसको जो है इंटेंशनली टर्मिनेट कराया जा रहा है। तो वर्ल्ड में 45 to 50 मिलियन MTP जो होती है वो होती रहती है हर साल पर ईयर, यानी कि जितनी प्रेगनेंसी होती है उनका 1/5 है ना। लीगल इन इंडिया सिंस, और ये लीगल हो गई है इंडिया में सिंस 1971, लेकिन उसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन है ताकि इसका मिसयूज ना हो, है ना। और ये किस लिए है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स या कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से या रेप की वजह से इसको मतलब कराया जाता है, ताकि अगर किसी का रेप हो गया तब, या फिर अनप्रोटेक्टेड कर लिया, या फिर मतलब चाहते नहीं है उस टाइम पे हो गया। एंड दूसरा उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज भी किया पर वो फेल हो गया, तो तब। तो प्रेगनेंसी जो है, और ये तब भी यूज होती है जब जैसे कि अगर प्रेगनेंसी हार्मफुल हो, मदर और फीटस या दोनों के लिए वो जो है हार्मफुल हो सकती है, तो उस टाइम पे एसेंशियल हो जाती है कि MTP कराया जाए। तो सेफेस्ट जो है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सेफ होती है 12 वीक्स के अंदर अंदर। सेकंड में रिस्क होता है, ठीक है। इलीगल MTP बाय अनक्वालिफाइड पर्सन आर डेंजरस एंड मे बी फेटल। अगर लोग इलीगली MTP कराएं अनक्वालिफाइड पर्सन डॉक्टर से, तो वो फेटल हो सकती है। और जैसे कि लोग सेक्स डिटर्मिनेशन करा के फीमेल फिटिसाइड कराते हैं, वो भी इलीगल है, ठीक है। और वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ये बिल्कुल नहीं कराना होता। और साथ ही साथ क्या होता है, काउंसलिंग, कॉन्ट्रासेप्शन अवेयरनेस, हेल्थ केयर फैसिलिटी कैन बी मिसयूज। तो लोग जो है इन चीजों का मतलब मिसयूज भी करते हैं। अब देखो गवर्नमेंट ने जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2017 में जो है गवर्नमेंट ने इंडिया की अब ये अबॉर्शन के लिए ताकि इलीगल अबॉर्शन के इंसिडेंट्स कम हो। इलीगल अबॉर्शन की वजह से जो है फीमेल जो है वो कई बार ऐसा होता था कि मतलब बहुत इश्यूज होते थे, ठीक है। जो है उसका अगर अबॉर्शन करा रहे हैं फीमेल कई बार मर जाती थी, अनहाइजीनिकली रहता था, तो मोर्टिलिटी और मोर्बिडिटी जो है उसके लिए। तो यहाँ पे जो है according to this act pregnancy may be terminated on the certain, तो
कुछ कंसिडरेशन होते हैं जिनके अंदर 12 वीक्स जो होते हैं उसके अंदर अंदर प्रेगनेंसी को जो है खत्म किया जा सकता है, ठीक है, अबॉर्शन किया जा सकता है। इफ प्रेगनेंसी हैज लास्ट मोर देन 12 वीक्स, अगर 12 वीक से ज्यादा है और फ्यूअर देन 24 वीक्स, तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है उनका ओपिनियन होना चाहिए, ठीक है। और कंडीशंस भी यहाँ पे थी कि मतलब जो है कंटिन्यूएशन जो है प्रेगनेंसी इन्वॉल्व ए रिस्क, अगर ऐसा हो रहा है कि भाई अगर उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया तो वो प्रेग्नेंट लेडी के लिए रिस्क हो सकता है, ठीक है, उसकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। और दूसरा, या फिर चाइल्ड जो है वो ऐसा हो कि वो सफर करे, वो मेंटली एबनॉर्मल हो या फिजिकली ज्यादा एबनॉर्मल हो, तो उस केस में मतलब गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन पे या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि जो वो डिजीज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से जो ट्रांसमिट होती हो, इनको एसटीआई, एसटीडी या फिर वायरल डिजीज भी बोलते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि गोनोरेहा, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स, क्लेमाइडिस, जेनिटल वार्ड्स, और ये ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी। जो एचआईवी है वो बहुत डेंजरस है, इसके बारे में हम ह्यूमन हेल्थ और डिजीज पे भी पढ़ने वाले हैं अच्छे से, ठीक है। तो जैसे कि कुछ एसटीआई जो होती है जैसे कि हेपेटाइटिस बी, एचआईवी जो है वो किस तरह से इन्फेक्टेड नीडल्स या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या फिर मदर से फिटस में भी आ जाती है। तो आपको ये पता भी होना चाहिए किस तरह से नीडल्स से ब्लड मदर से उनके बेबी में भी आ सकता है। तो जो ये हेपेटाइटिस बी है, जेनिटल हर्प्स, एचआईवी है, इनके अलावा और सब क्यूरेबल है अगर उनके बारे में पहले से पता लग जाए। और सिम्टम्स पता होने चाहिए, जैसे कि अर्ली सिम्टम्स होते हैं ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, पेन, स्वेलिंग जेनिटल रीजन में। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब उसको ऐसे नहीं कि अनदेखा करो, उसको डॉक्टर से बात करनी चाहिए, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, फीमेल में सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, एसिम्टोमेटिक होती है और इसीलिए वो जो है अनडायग्नोस्ड रहती है। और क्योंकि माइल्ड डिले ड्यू टू माइल्ड सिम्टम एंड सोशल स्टिग्मा, तो इस तरह से ना और ज्यादा चांसेस होते हैं अगर पता नहीं चला, किसी को सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं और फिर वो अपने पार्टनर से मिलती है, तो देन चांसेस होते हैं कि ये बीमारी जो स्प्रेड हो सकती है, ठीक है। अनट्रीटेड अगर एसटीआई है तो क्या होगा, अनट्रीटेड एसटीआई की वजह से पीआईडी, अगर अबॉर्शन हो सकते हैं, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, और यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एसटीआई जो है सोसाइटी के लिए मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा जो है थ्रेट है। कैसे? क्योंकि अगर प्रिवेंशन हो जाए, अर्ली डिटेक्शन हो जाता है और क्योर हो जाता है, उस पर जो है मेजर कंसिडरेशन, मतलब अगर पहले से ही अगर डिटेक्शन हो जाए, क्योर हो जाए, प्राइम कंसिडरेशन है अंडर रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। तो ऑल पर्सन आर वल्नरेबल, ये मतलब किसी को भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा इंसिडेंट्स कहाँ मिलते हैं, 15 से 24 साल की एज में मिलते हैं। तो इन इन्फेक्शन से मतलब इतना डरने की जरूरत नहीं है, अगर नॉलेज है इंसान तो कुछ प्रिंसिपल जो है उनको यूज करे कि भाई अननोन पर्सन जो है या मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स अवॉइड करे, कॉन्डम का यूज करे, और क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाए अगर उसको लगता है कुछ भी थोड़ा सा भी उसे दिक्कत महसूस होती है, तो जाए, प्रॉपर डायग्नोसिस कराए, ट्रीटमेंट ले। अब आते हैं इनफर्टिलिटी पर, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इस चैप्टर का। इनफर्टिलिटी, इसके बिना जो है ये चैप्टर अधूरा है। इनफर्टिलिटी जो है इनेबिलिटी ऑफ कपल, यानी कि कपल की इनेबिलिटी की भाई वो चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अफेक्ट इस तरीके से लार्ज नंबर ऑफ कपल्स जो है ना इंडिया में खासकर बहुत इससे अफेक्टेड हैं, इनफर्टिलिटी की वजह से लोगों को बेबी नहीं हो पा रहा है। तो इसका रीजन हो सकता है फिजिकल कॉन्जेनिटल डिफेक्ट, यानी कि कुछ जेनेटिकली भी या कोई फिजिकली भी कोई ऐसी दिक्कत हो सकती है, या कोई ड्रग की वजह से, डिजीजेस की वजह से, या इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिनका ये रीजन मतलब इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो इंडिया में फीमेल को लोग ब्लेम करते हैं, लेकिन मेनी केसेस में जो है मेल पार्टनर ही रिस्पॉन्सिबल होता है इनफर्टिलिटी के लिए। तो इनफर्टिलिटी जो क्लिनिक्स होते हैं वो हेल्प करते हैं कि भाई डायग्नोसिस में वो प्रॉपर, अगर कुछ दिख रहा है कि ये दिक्कत है, उसका प्रॉपर अगर पॉसिबल है तो ट्रीटमेंट दिया जाए, और अगर करेक्शन पॉसिबल नहीं होता तो कपल जो है वो कैसे अपने चाइल्ड ले सकते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू, यानी कि कैन हैव चाइल्ड यूजिंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो हम यही देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है?
जिसको ART शॉर्ट में बोला। इसमें क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या कुछ ऐसा होता है, मतलब यूज करते हैं, जिसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन जो है वो लेबोरेटरी में हो जाता है एंड देन फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देंगे, या इसके अलावा और भी मेथड्स हैं, तो हम वही देखेंगे एक एक करके। जैसे कि फर्स्ट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर होता है फीमेल की, ठीक है, लेबोरेटरी में होगा। एंड देन जब वो एम्ब्रियो बन जाएगा, कुछ सेल का एम्ब्रियो होगा 8 या 16, तो फिर उसको क्या करेंगे, फीमेल की यूट्रस में इंसर्ट कर देंगे। तो इस मेथड में क्या होता है, पॉपुलरली इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ठीक है। तो ओवा जो होगा वाइफ से लेंगे या फीमेल से लेंगे, डोनर फीमेल से या वाइफ से, और स्पर्म जो है वो हस्बैंड से या डोनर मेल से, ठीक है। और देन क्या करेंगे, जाइगोट बनेगा, मतलब इंड्यूस करेंगे जाइगोट बने, ताकि मतलब ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करेंगे कि लेबोरेटरी में जाइगोट बने। और जाइगोट और या फिर अर्ली एम्ब्रियो जो 8 ब्लास्टोमर्स तक होता है, उसको तो फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। और अगर उसे फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं जिफ्ट, यानी कि जाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस मतलब या तो जाइगोट या 8 ब्लास्टोमर्स तक जस्ट ट्रांसफर किया, तो देन इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे जिफ्ट। कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, GIFT या ZIFT क्या हो सकता है, या एक दो टर्म्स और लगा देते हैं साथ में। तो यहाँ पर कि जाइगोट ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसे बोलेंगे जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। देन दूसरा ऑप्शन होता है, फर्स्ट तो ये हो गया कि जाइगोट ट्रांसफर किया जाए 8 ब्लास्टोमर तक, तो जिफ्ट बोलते हैं। अगर 8 से ज्यादा होता है तो उसे यूट्रस में करते हैं ट्रांसफर, तो इसे बोलते हैं IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है, ताकि जो है वो फर्दर डेवलपमेंट करे। बिल्कुल वो जैसे नेचुरली डेवलपमेंट होता है फिटस का, ऐसे ही होगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा एम्ब्रियो फॉर्म इन विवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन फीमेल आल्सो कुड बी यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। तो यानी कि दूसरा ये भी होता है, देखो इन्होंने लेबोरेटरी में कराया, दूसरा ऐसा भी होता है कि कई बार विट्रो में भी, इन विट्रो किसी फीमेल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हुआ है और फिर देन वो फीमेल के अंदर दूसरी फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे उस जाइगोट को, जो कंसीव नहीं, मतलब अगर कंसीव नहीं कर पा रही है, ठीक है। दूसरा होता है ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे तो जाइगोट बन के ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा होता है कि जब ओवम जो है, ओवम को डोनर से लिया, अगर मान लो कोई फीमेल है उसके अंदर ओवम नहीं बन पाते हैं, तो ये उसके लिए है, और वो चाहते हैं कि उनको बेबी हो, तो वो डोनर से ओवम लेंगे, ठीक है। ओनर ओवम लिया डोनर से और उसको फिलोपियन ट्यूब में डाल दिया फीमेल के, ठीक है। एंड इसको बोलेंगे, इस टेक्निक इसको बोलेंगे जिफ्ट। जिफ्ट क्यों बोलेंगे, यहाँ पे गैमिट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर हुआ है, वहां पे जाइगोट हुआ था, यहाँ पे गैमिट को किया है। गैमिट है यहाँ पे सिर्फ ओवम को किया है, अनदर फीमेल के अंदर डाल दिया, ठीक है। एक फीमेल से ओवम लिया, दूसरी फीमेल के अंदर जो है उस ओवम को ट्रांसफर कर दिया, तो इसे बोलेंगे जिफ्ट। अब इसमें क्या होगा, लेकिन क्या है, बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। अब ये क्या होगा, कोई फीमेल है जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन उसके अंदर जो है वो प्रॉपर एनवायरनमेंट जो है दे सकती है, जो फर्दर जो डेवलपमेंट है बेबी का, तो उसमें पहले ओवम जो है ट्रांसफर कर दिया किसी हेल्दी डोनर से लेके, एंड देन फिर वो मेट करेगी, मतलब अपने हस्बैंड के साथ कोइटस होगा, एंड देन उसमें फिर जाइगोट बनेगा। तो यानी कि फर्दर डेवलपमेंट वहां पे हो सकता है, या फिर डेवलपमेंट के लिए अनदर मेथड भी यूज कर सकते हैं अगर वो नहीं करा पाएगी। फिर इसके अलावा था इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इसमें क्या होता है, अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है ये एम्ब्रियो के लिए लेबोरेटरी में, इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम। देखो यहाँ पे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा का मतलब अंदर, साइटोप्लाज्म में जो है स्पर्म का इंजेक्शन दिया जाए, यानी कि ओवम के साइटोप्लाज्म में जो है स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लेबोरेटरी में स्पर्म लेकर इंजेक्शन में ओवम में डाल दिया गया, एंड देन फाइनली फिर वही वाला हुआ जैसे वहां पे ऊपर जिफ्ट कराएंगे या फिर IUT कराएंगे, वो जाइगोट बना, कुछ जाइगोट से लेके 8 ब्लास्टोमेर तक अगर होगा तो उसे फ्लोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, अगर वो 8 ब्लास्टोमेर से ज्यादा होगा देन यूट्रस में करेंगे ट्रांसफर। तो ये वाला मेथड होता है जिसमें इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म को जो है डायरेक्टली क्या किया जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा ओवम में। फिर आता है इनफर्टिलिटी
case either due to inability of male partner to inseminate the female due to very low sperm count। तो देखो इनफर्टिलिटी किसकी वजह से होती है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि मेल पार्टनर जो है वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या दूसरा ऐसा हो सकता है कि लो स्पर्म काउंट हो, ठीक है। तो उसको कैसे करेक्ट किया जाए, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक से ये करेक्ट किया जाता है, जिसमें सेमेन जो है आइदर फ्रॉम हस्बैंड या फिर हेल्दी डोनर से लिए जाते हैं, और फिर वो वेजाइना में जो है आइदर इंटू वेजाइना और यूट्रस में जो है IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन किया जाता है फीमेल में। यानी कि अगर मेल जो है वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है कोइटस के दौरान, ऐसा हो रहा है और यह दूसरा ऐसा है कि स्पर्म काउंट बहुत कम है, तो ऐसी कंडीशंस में ऐसा होता है कि मेल से जो है सेमेन लिए गए, कलेक्ट किए गए और देन उनको फीमेल में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है। तो ये मेथड्स आपको पता होने चाहिए, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, MCQs भी रहते हैं इस पर, ठीक है। फिर अब देखो ART की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये जो टेक्निक होती है इनमें हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बहुत जरूरी है ना। काफी जो है ध्यान से ये वाली चीजें होती हैं हैंडलिंग की, और एक्सपेंसेस भी इनके काफी मतलब खर्चा भी काफी रहता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वो एक्सपेंसिव होते हैं, और ये फैसिलिटी जो है वो हर जगह नहीं होती है, हर सेंटर पे नहीं मिलती है। ऑब्वियसली द बेनिफिट इज अफोर्डेबल टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। अब जो थोड़े अमीर लोग होंगे, या फिर दूसरी चीज ये भी है कि इमोशनली रिलीजियस और सोशल फैक्टर भी जो है इसके साथ साथ फर्क पड़ता है, मतलब सोसाइटी जो होती है कई बार सपोर्ट नहीं करती, कुछ लोगों की फैमिली सपोर्ट नहीं करती कि भाई वो ये मेथड्स यूज नहीं करेंगे, तो ये सब भी जो है प्रॉब्लम्स पे आ जाती है, ठीक है। सिंस द अल्टीमेट एम जो है इन प्रोसीजर का वो चिल्ड्रन के लिए है कि बच्चे हों, तो इंडिया में हमारे पास बहुत सारे ऑर्फन हैं और ऐसे बच्चे हैं जो मतलब टिल मेच्योरिटी तक उन्हें मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको आप ले सकते हैं गोद, है ना, लीगल। अब मतलब आजकल हमारे जो मतलब हमारे लॉ ने परमिट किया है कि लीगल अडॉप्शन कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, और ये बेस्ट मेथड में आता है कपल के लिए, अगर किसी को मतलब पेरेंटहुड के लिए कोई चाहता है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है, मन लगा के अच्छे से पढ़ते रहिए, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हैं, ठीक है।